डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको हिमनद के कार्य तथा हिमानीकृत स्थलाकृति के भाग तृतीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इसके भाग प्रथम और भाग द्वितीय के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने हिमनद किसे कहते हैं, हिमरेखा क्या है, हिमनद के प्रकार और हिमानी में गति किस तरह से होती है और हिमानी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं हिमनद का परिवहन तथा उसका निक्षेपण कार्य, कि किस तरह से हिमनद जो है परिवहन का कार्य करती है और किस तरह से निक्षेप का कार्य करती है। तो हिमनद द्वारा परिवहन किए जाने वाले पदार्थों में शिलाखंड, कंकड़ पत्थर, रेत कण, मिट्टी आदि सभी सम्मिलित किए जाते हैं और इन पदार्थों को सम्मिलित रूप से ग्लेशियल ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो हिमानी द्वारा या हिमनद द्वारा जो भी पदार्थ अपने साथ में परिवहित किए जाते हैं, इन सभी पदार्थों को सम्मिलित रूप से ग्लेशियल ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। हिमनद द्वारा जमा किए गए पदार्थों में हिम ड्रिफ्ट तथा उससे बने हिमोड अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हिमानी द्वारा जमा किए गए अवर्गीकृत तलछट को सम्मिलित रूप से टिल कहते हैं। तो हिमनद द्वारा जो भी पदार्थ जमा किए जाते हैं उनमें हिम ड्रिफ्ट और उससे बने हुए हिमोड या मोरेन्स जिनको कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा ऐसे पदार्थ जिनका किसी में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, जैसे कि कंकड़ पत्थर, रेत कण, मिट्टी, ये वर्गीकरण है एक तरह का। इन ऐसे पदार्थ जिनको किसी में भी वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, ऐसी तलछट को सम्मिलित रूप से टिल कहते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं निक्षेप जनित स्थलाकृतियां कौन सी है। तो निक्षेप जनित स्थलाकृतियां दो है, नंबर 1 है हिमोड और नंबर 2 है ट्रमलिन। ये दो स्थलाकृतियां जो है हिमानी के निक्षेप से बनी हुई स्थलाकृतियां हैं। अब हम बात कर रहे हैं हिमोड के बारे में। हिमनद अपने साथ बारीक कणों वाले पदार्थ से लेकर के बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करती है। यानी हिमनद जब चलती है या अपने साथ में जब पदार्थों को परिवहित करती है तो उनमें जो शिलाखंड होते हैं वो बड़े से लेकर के बारीक कण तक होते हैं। यानी बड़े बड़े शिलाखंडों को भी वो अपने साथ में परिवहित करती है। इन पदार्थों को जब हिमनद बहाकर नहीं ले जा पाता तो उनका निक्षेप हो जाता है। हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेप को हिमोड कहते हैं। तो जब हिमनद अपने साथ में इन पदार्थों को बहाकर नहीं ले जा सकता तो वहां पर वो उन पदार्थों का निक्षेप या जमाव करना शुरू कर देता है और इन जो निक्षेपित पदार्थ हैं उन्हीं को हम कहते हैं हिमोड। हिमोड का वर्गीकरण उसके निक्षेप के स्थान के आधार पर 4 प्रकारों में किया गया है। यानी ये 4 प्रकार के होते हैं। अंतिम या अंतस्थ हिमोड, दूसरा है पार्श्विक हिमोड, तीसरा है मध्यवर्ती हिमोड और नंबर 4 है तलीय या तलस्थ हिमोड। तो हिमोड जो है वो 4 प्रकार के होते हैं निक्षेप के स्थान के आधार पर। यहां हम इस स्लाइड में देख रहे हैं हिमोड को दिखाया गया है। ये लेटरल मोरेन्स है, ये मीडियन मोरेन है, ये एंड मोरेन है। इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं ये आउटवाश दिखाया गया है, ये टर्मिनल मोरेन दिखाया गया है, ये ग्राउंड मोरेन है। इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं हिमोड के प्रकार को इस स्लाइड पे दिखाने का प्रयास किया गया है फोटो के माध्यम से। यहाँ हम देख रहे हैं कि हिमनद जब आगे की तरफ बह रहा है तो ये जो कंकड़ पत्थर पदार्थ हैं वो मोरेन कहलाते हैं। ये हम फोटो के माध्यम से यहाँ देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से जो कंकड़ पत्थर का जमाव होता है वो मोरेन कहलाता है। इस स्लाइड में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लेटरल मोरेन को दिखाया गया है, यहाँ हम देख रहे हैं मिडियल मोरेन को दिखाया गया है, ये टर्मिनल मोरेन की स्थिति है। यहाँ हम देख लें ग्लेशियर का जो फ्लो है उसको दिखाया गया है कि ग्लेशियर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में दिखाया गया है। तो इस तरह से यहाँ मोरेन की जो स्थिति है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है एक डायग्राम के माध्यम से।
अब हम दूसरी स्थलाकृति जो निक्षेप से बनी हुई स्थलाकृति है ड्रमलिन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन गोलाश्म मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। तो ड्रमलिन की यदि आकृति हम देखें तो नाव को यदि उल्टी कर दी जाए या अंडे को आधा काट दिया जाए तो उस आकृति के समान ये दिखाई देती है। और इसके बारे में बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है कि उल्टी नौका जैसी आकृति क्या कहलाती है और किसके निक्षेप द्वारा बनती है। ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं। ये ऐसा भी पूछा गया है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में कि अंडे की टोकरी की स्थलाकृति किसे कहा जाता है, तो ड्रमलिन को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति के नाम से भी जाना जाता है। ड्रमलिन या हिमनद के मुख की ओर का भाग खड़े ढाल वाला तथा खुरदरा होता है, परंतु दूसरा ढाल जो होता है अर्थात जिस ढाल से होकर हिमनद उतरता है वो ढाल मंद या सम होता है। यानी हिमनद के जिस साइड से हिमनद का प्रवाह हो रहा है, हिमनद के मुख की ओर का जो ढाल होता है वो खड़ा होता है और खुरदरा होता है, और जो दूसरा ढाल होता है जिधर से हिमनद उतर रहा है वो ढाल मंद या सम होता है। यहां हम देख पा रहे हैं ड्रमलिन को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया गया है कि ड्रमलिन जो है वो देखने में किस तरह से होता है। यहाँ ये प्लेन है, ये आइस का फ्लो दिखाया गया इधर कि ये साइड व्यू दिखाया गया इसका कि साइड से ये पार्श्व से ये किस तरह का दिखाई देता है। यहाँ ये ड्रमलिन का फोटो दिखाया गया है कि ड्रमलिन की आकृति जो होती है वो किस तरह की होती है। यहाँ भी ड्रमलिन में डायरेक्शन ऑफ आइस फ्लो को दिखाया गया है कि इस तरह से जो आइस का फ्लो होता है वो उसकी दिशा ये होती है। और यहाँ हम देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट, इधर ये विमुख ढाल है और ये सम्मुख ढाल है, यानी हिमानी इधर से जा रही है तो ये ढाल जो होगा वो खुरदरा होगा और ये स्मूथ ढाल होगा। अब हम बात कर रहे हैं हिमानी जलोढ़ निक्षेप तथा स्थलाकृति, यानी हिमानी जलोढ़ निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें है घाटी हिमनद प्रवाहित होने के बाद जब ऐसे स्थल में पहुंच जाता है जहां ताप इतना अधिक हो कि हिम अपने रूप में नहीं रह सकता, तो हिमनद का अग्रभाग पिघलने लगता है। इस क्रिया को हिमनद का अवसान या एब्लेशन कहते हैं। तो जो घाटी हिमनद होता है जब वो प्रवाहित होता है, प्रवाहित होते होते वो किसी ऐसी जगह में पहुंच जाए जहां का टेम्परेचर अधिक है, तो वो अपनी जो मूल स्टेज है या ओरिजिनल स्टेज है जैसे कि हिम, उसमें नहीं रह सकता, वो मेल्ट हो जाएगा, हिम जो है वो पिघल जाएगा और पिघलने के कारण जो ये क्रिया हो रही है उसको हम कहेंगे हिमनद का अवसान या एब्लेशन। हिम के पिघलने से प्राप्त जल हिम के अग्रभाग से जलधारा के रूप में निकल पड़ता है। इसमें कुछ हिम भी हो सकता है। तो जैसे ही गर्म क्षेत्र में ये हिमनद पहुंचता है तो वहां हिम का जो जल है वो पिघल जाता है और हिम के अग्रभाग से ये जलधारा के रूप में निकलता है। इसके साथ साथ में कुछ हिम भी हो सकता है। यह जलधारा अपने साथ हिमनद के मलबा को दूर तक परिवहन करती है, क्योंकि जलधारा जो निकलती है वो प्रेशर के साथ में निकलती है, और तो वो क्या करेगी, हिमनद जो अपने साथ में मलबा लाया उसको दूर तक परिवहित करती रहती है और किसी एक स्थान पर ले जाकर के जमा कर देती है। इस तरह से हिमनद और जल के सम्मिलित रूप से निक्षेपण क्रिया को हिमानी जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। तो हिमानी जलोढ़ निक्षेप जो क्रिया है उसमें हिम की और जल की सम्मिलित रूप से क्रिया होती है, जिसके द्वारा निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां बनती है। इस तरह निक्षेपण द्वारा कई प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है, जिन्हें जल तथा हिमनद द्वारा बने स्थल रूप भी कहते हैं। इनको जल तथा हिमनद द्वारा बने स्थल रूप इसलिए कहते हैं क्योंकि इन स्थल रूपों के बनने में जल का और हिमनद का दोनों का योगदान होता है। हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा बने स्थल रूपों में एस्कर, केम, केम वेदिका, हिमनद अपक्षय, केटल,
कैटल गर्तिका, ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट स्थलाकृतियां हैं। यहां हम देख रहे हैं हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को दिखाया गया है। ये एस्कर को दिखाया गया है। यहाँ कैटल लेक्स है। ये कुछ निक्षेपात्मक स्थलाकृति जैसे ड्रमलिन को भी यहाँ दिखाया गया है। ये आउटवास प्लेन है, ये केम्स, ये टिल, ये टर्मिनल मोरिन, इन सबको एक साथ में इस डायग्राम के द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृति एस्कर के बारे में। हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में एस्कर जो होते हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हिम के पिघलने से प्राप्त जल धाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे, संकरे, लहरदार कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत और कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। तो एस्कर जो बने होते हैं वो बजरी, रेत और कंकड़ पत्थर से मिलकर के बने हुए स्थल रूप होते हैं, जो लंबे, संकरे और लहरदार कटक के रूप में और तीव्र ढाल वाले होते हैं। यहां हम देख रहे हैं इस स्लाइड पे डायग्राम के माध्यम से एस्कर को दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ ये लंबे, संकरे, कटक नुमा जो आकृति पाई जा रही है वो कहलाती है एस्कर। यहां भी हम देख रहे हैं इसमें फोटो के माध्यम से ये एस्कर को दिखाने का प्रयास किया गया है कि इस तरह से ये कटक नुमा जो आकृति है वो सारी एस्कर कहलाती है। अब हम बात कर रहे हैं अगली स्थलाकृति केम के बारे में। हिमनद के अग्रभाग पर हिम के पिघलने के कारण कुछ मलबा का निक्षेप जो होता है वो ढेर या टीले के रूप में हो जाता है, और इस तरह के जो टीले होते हैं उनको केम कहते हैं। यानी जो निक्षेपात्मक पदार्थ है वो टीले के रूप में यदि जम जाए तो उसको कहेंगे केम। केम के किनारे भी तीव्र ढाल वाले होते हैं। केम की रचना बजरी द्वारा होती है, और यहां हम देख रहे हैं ये केम को फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ जो एस्कर है उसको दिखाया गया है, और यहाँ हम देख रहे हैं ये केम्स को दिखाया गया है। ये ग्राउंड मोरेन है, ये कैटल लेक है, ये एंड मोरेन है, ये ड्रमलिन फील्ड्स है, आउटवास प्लेन है, ये केटिल है, ये लेक्स दिखाया गया है। तो सभी प्रकार की स्थलाकृतियों को इस डायग्राम के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं केटिल तथा हमंक के बारे में। केम के विपरीत, यानी केम तो होते हैं टीले और उसके विपरीत केटिल जो होते हैं वो गर्त नुमा आकृति होती है। हिम के बड़े बड़े टुकड़ों के पिघल जाने पर केटिल का निर्माण होता है, और केटिल के मध्य में कई छोटे छोटे टीले होते हैं जिन्हें हमक कहा जाता है। तो ये जो केटिल होते हैं वो गर्त होते हैं, और उन गर्तों के बीच में यदि कई छोटे छोटे टीले पाए जाएं तो उनको हमक कहते हैं। यहां हम देख रहे हैं इस फोटो में केटिल को दिखाने का प्रयास किया गया कि इससे ये जो गर्तनुमा संरचना है वो केटिल है, और ये बीच बीच में ये जो छोटे छोटे टीले हैं, इस तरह से छोटे टीले नुमा जो आकृति होती है उसको हमक कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हिमकरण के कारण। तो भूतल पर व्यापक रूप से जलवायु इतनी शीतल हो जाती है कि भूतल का अधिकांश भाग लंबे समय तक हिमाच्छादित हो जाता है, तो उस काल को महाहिमकाल कहते हैं। तो जो हिमकरण था उसका एक कारण यह था कि जलवायु शीतल हो गई, और जलवायु शीतल हो गई तो उसका क्या हुआ, अधिकांश भाग जो था वो हिमाच्छादित हो गया, और ऐसा काल जो था उसको कहा गया महाहिमकाल। एक महाहिमकाल के कई हिमयुग होते हैं। महाहिमकाल को अगर डिवाइड किया जाए तो उसमें कई प्रकार के हिमयुग होते हैं, जिस समय हिम चादरों का आगे की ओर प्रसार होता है। दो हिमकालों के बीच में एक ऐसा अंतरायिक हिमकाल होता है जिस समय जलवायु के गर्म हो जाने के कारण हिम चादरों का निवर्तन होता है। तो जो दो हिमकाल होते हैं
उनमें एक समय ऐसा भी आता है कि गर्म जलवायु अगर हो जाए तो हिम चादरों का निवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से महाहिमकाल ऐसा काल होता है जहां पर जलवायु शीतल होने से सारा भाग जो या अधिकांश भाग जो है हिमाच्छादित हो गया, और जब बीच में हिमकालों के बीच में एक ऐसा हिमकाल भी आया जिस समय जलवायु के गर्म हो जाने के कारण हिम चादरों का निवर्तन होता है। अब तक 3 प्रमुख हिमकालों का विवरण प्राप्त किया जा सका है, जिसमें नंबर 1 है कैम्ब्रियन युग से पूर्व का हिमकाल, दूसरा है पर्मो कार्बोनिफेरस हिमकाल और तीसरा है प्लीस्टोसिन हिमकाल। तो 3 हिमकालों का विवरण जो है वो हमें अब तक प्राप्त हुआ है। प्लीस्टोसिन हिमकाल में कई बार हिमचादर का प्रसार हुआ और कई बार निवर्तन हुआ, यानी कई बार हिमचादर का फैलाव हुआ और कई बार निवर्तन हुआ। उसका कारण था कि बीच बीच में गर्म जलवायु का होना। जिस काल में हिमचादर का प्रसार होता है उस काल को हिमकाल की अवस्था कहते हैं। यानी जब हिमचादर का विस्तार होता है, यानी जब शीतकाल बढ़ जाता है, टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो हिमचादर का प्रसार होता है, उस काल को कहते हैं हिमकाल की अवस्था। तथा 2 हिमकाल की अवस्थाओं के बीच उस काल को जबकि हिमचादर पिघलकर लुप्त हो जाती है अंतर हिमकाल की अवस्था कहते हैं। यानी इस समय जो है गर्म जलवायु के कारण हिम जो है पिघलकर लुप्त होने लगती है, ऐसी अवस्था कहलाती है अंतर हिमकाल की अवस्था। कई हिमकाल की अवस्था में तथा अंतर हिमकाल की अवस्थाओं के सम्मिलित समय या काल को हिमकाल कहा जाता है। यानी जब हिम का जमाव हुआ और जब वो पिघली अंतर हिमकाल आया, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हिमकाल हम कह सकते हैं। पेंग तथा ब्रुकनर ने यूरोप महाद्वीप में हिम चादर के 4 क्रमिक प्रसारों का उल्लेख किया है। इनके नाम है गुंज, मिंडल, रिस तथा वर्म। तो ये जो हिमकाल है इनके बारे में 4 जो हिम चादर के 4 क्रमिक प्रसार हैं, इनके बारे में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि गुंज, मिंडल, रिस और वर्म ये जो है वो क्या है। उत्तरी अमेरिका में भी हिम चादर के 4 क्रमिक प्रसारों के प्रमाण मिले हैं। यानी जो पेंग और ब्रुकनर ने तो यूरोप महाद्वीप के जो 4 क्रमिक हिमचादर के 4 क्रमिक प्रसारों का उल्लेख किया है, उसी तरह हिमचादर के 4 क्रमिक प्रसारों के प्रमाण जो है उत्तरी अमेरिका में मिले हैं। इसमें नंबर 1 है नेब्रास्कन, नंबर 2 कंसान, नंबर 3 इल्नी वायोन, नंबर 4 विस्कॉसिन्स। ये 4 हिमकाल 4 अंतर हिमकालों द्वारा अलग किए गए हैं। तो जो ऊपर नाम बताए गए हैं वो तो हिमकाल हैं, और ये जो नीचे 4 नाम है वो है अंतर हिमकाल, जिसमें नंबर 1 है एफ्टोनियन, नंबर 2 है यारमाउथ, नंबर 3 है संगमन और नंबर 4 है पोस्ट हिमकाल। तो ये 4 अंतर हिमकालों के नाम हैं उत्तरी अमेरिका के। जो झीलों की अधिक संख्या के कारण जो फिनलैंड है उसको झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि झीलों की वाटिका किसे कहते हैं, या फिनलैंड को झीलों की वाटिका के नाम से क्यों जाना जाता है। तो यहाँ पर झीलों की अधिक संख्या है इसलिए इसको झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है। वेटर्स तथा वेनर्स झीलें हिमानीकरण द्वारा ही निर्मित हुई हैं। यदि हम बात करें वेटर्स और वेनर्स झीलें, उनका जो निर्माण हुआ है वो हिमानीकरण के कारण ही हुआ है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स का आविर्भाव तथा विकास निश्चित रूप से प्लीस्टोसिन हिमकाल के समय हिम चादरों के बार बार प्रसार और निवर्तन के कारण ही हुआ है। यानी ग्रेट लेक्स का जो आविर्भाव और विस्तार हुआ है वो भी प्लीस्टोसिन हिमकाल के समय में हिम चादर के बार बार प्रसार और निवर्तन के कारण ही हुआ है। अब हम यहाँ देख रहे हैं फिनलैंड की लोकेशन को दर्शाया गया है मानचित्र के माध्यम से, और दूसरी साइड में ग्लोब पर फिनलैंड की लोकेशन को दर्शाया गया है। अब हम यहाँ इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात कर लें कि क्या क्या प्रश्न इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 है ग्लेशियल ड्रिफ्ट किसे कहते हैं, टिल किसे कहते हैं। नेक्स्ट है हिमानी की निक्षेप जनित शिलाकृति कौन कौन सी है,
हिमोड किसे कहते हैं? हिमोड के प्रकार बताइए। ड्रमलिन क्या है? हिमानी जलोढ़ निक्षेपात्मक स्थलाकृति के नाम बताइए। हिमानी जलोढ़ निक्षेप क्या है? हिमनद का अवसान या एब्लेशन क्या है? एस्कर का वर्णन करो। केम का वर्णन करो। केटिल तथा हमंक का वर्णन कीजिए। महाहिमकाल किसे कहते हैं? हिम चादरों का निवर्तन क्या है? हिमकाल की अवस्था किसे कहते हैं? अंतर हिमकाल की अवस्था किसे कहते हैं? और हिमकाल किसे कहा जाता है? तथा झीलों की वाटिका किसे कहते हैं? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस टॉपिक से संबंधित आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ ये भाग तृतीय यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए इससे संबंधित तीनों वीडियो का अध्ययन अवश्य करें। अंत में पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।